आभार कीजिए। यहाँ आने से हमें एक बात तो स्पष्ट हो रही है, देश के लिए जो आज़ादी मिली ये सही नहीं मिली। कई लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी है और उसमें सर्वश्रेष्ठ है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, इसलिए हमें आज़ादी मिली। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश को चलाने वाले लोग वो बलिदान की याद भूल गए हैं। अगर उनको याद होती तो इस देश की यह हालत नहीं होनी थी। ये गरीब और अमीर का फैसला बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार सीमा से ज्यादा बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। इस देश की लूट अंग्रेजों ने 150 साल में जितनी लूट नहीं की उतने हमारे लोग हमारे देश की लूट कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि वो जिन्होंने बलिदान किया उनकी याद नहीं रही इन लोगों को। इसके कारण इस देश की यह हालत बन रही है, इसके कारण यह हालत बन रही है। सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रहे बहुत से लोग। उनको ये भी याद नहीं कि एक दिन मैं भी एक दिन मरना है और खालिया से जाना है, तो किस लिए जुटाना इतना धन, उसकी याद नहीं रहा। तो हम जैसे काम करने वाले लोग हैं, उनको हमेशा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने जो बलिदान किया उनकी प्रेरणा मिलती है। हम लोग भी मृत्यु हथेली पर लेकर चल रहे हैं, मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु हथेली पर लिया है क्योंकि उनका अधूरा सपना हम पूरा करना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का जो अधूरा सपना है हम पूरा करने का कोशिश करना है। कितना होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो रही कि जनता जाग रही है, जनता जाग रही है, देश जाग गया है, जागते रहेगा। और एक दिन आएगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे शहीदों ने जो बलिदान किया उनका सपना कभी ना कभी पूरा होगा, ऐसा हमें विश्वास लगता है। और हम तो ये तय किया है, अभी जनरल साहब है, जलारे साहब है, हम लोग क्या इसमें आज घूम रहे हैं, क्या किसी से को मांगने के लिए नहीं है। इसीलिए घूम रहे हैं कि इस देश का सपना जो देखा था इन शहीदों ने, वो सपना को हम पूरा करना है। वो पूरा करने के लिए हम लोग आज, और ये तो जीवन भर हम करते रहेंगे। शरीर में प्राण है, शरीर में प्राण है, तब तक ये कोशिश करते रहेंगे और वो सपना पूरा करने का हम कोशिश करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो प्रश्न है
क्या लोगों को जगाने में कामयाब होंगे? एक तो ऐसे प्रश्न क्यों उठते हैं, ये पहला प्रश्न है। हमारे जैसे एक फकीर आदमी इसी विषय के लेकर रामलीला मैदान में बैठ गया और करोड़ों लोग जनता के देश में खड़े हो गए, ये क्या कम है? जागृति नहीं आ रही है? जरूर आएगी, ये जरूर आएगी। जिस तरह से आपका जो फ्लाइंग टूर चल रहा है, इसकी बजाय आप मासिस में जाके मैन टू मैन जाके मिलना जो ज्यादा बेहतर नहीं होता? किसी को पता भी नहीं के लिए भीड़ करते हैं, धक्का मारते हैं एक दूसरे को। तो ये तो हमारा उद्देश्य ये था, हमारा उद्देश्य ये था उनका दर्शन लेना। आपके पैगाम को हम आगे पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपसे रूबरू तो हमें होना ही पड़ता है, चाहे धक्का लगे चाहे मुक्का लगे। लेकिन वो पैगाम तो पहुंच रहा है ना। मगर अभी एक दिन भी ऐसा नहीं, इधर नहीं, दौरे में नहीं, अभी भी हम जितना भी काम चला रहे हैं उसका पैगाम हर दिन आप जैसे पत्रकार लोगों के पास लेकर। मगर अन्ना जी, मुझे दुख हुआ इस बात का, जब हम पूछने लगे कि प्रेस वालों को टाइम मिलेगा, तो आपके प्रबंधकों की टीम में से सज्जन थे इसमें, उन्होंने बोला कि छोड़िए प्रेस को, आप और बात कीजिए। तो में से जो पत्रकार समाज और देश के बारे में सोच रहे उसका मैं अभिनंदन करूंगा, लेकिन पत्रकारिता में भी आज बिल्कुल देखने की धार कम हो गई है। बिल्कुल ठीक है। सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं रहा है जी। पत्रकारिता में ये भी उन्हें कमी है। पत्रकारिता में धार तब आएगी, लिखने में धार तब आएगी कि लिखने वालों का चारित्र शुद्ध है, आचार विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है। ये गुण जब है, मैं सबको दोष नहीं दे रहा, लेकिन आप जो बात रखिए उसको मैं मानता हूँ। कई पत्रकारों का मैं अभिनंदन करूंगा कि हमारा आंदोलन को घर घर में पहुंचाए, ये पत्रकार इतने पहुंचाए। आपकी बहुत मेहरबानी। आपके सर्विस के बाद आप पहली बार फिरोजपुर आए हो? यहाँ रहा है खेमकरण में, और जब 65 के लड़ाई में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले किए, मेरे साथी सब शहीद हो गए, मैं बच गया। ये निशान है सर पर गोली का कि जब मेरे साथी शहीद हो गए और मैं बच गया, तो मुझे लगा कि भगवान की कोई इच्छा है। मैं पहले भी यहाँ आया है, लेकिन ये लगा कि भगवान की कोई इच्छा है। और 26 साल की उम्र में मैं यंग था, यहाँ पर मैं प्रतिज्ञा किया खेमकरण के सीमा पर, जो है डगर डगर नगर नगर गली गली कूचा कूचा गांव गांव शहर शहर जब भ्रमण कर सकते हैं, तो ऐ सूफी जिलानी, तेरी सूफीज़म का क्या लेना देना, तेरे सूफीज़म का क्या माने, क्योंकि तू समाज की सेवा नहीं कर सकता, जनता की सेवा नहीं कर सकता। गरीब नवाज की बारगाह में चौखट पे माथा टेका और कहा, हुजूर दुआ फरमाइए अन्ना हजारे जैसे का साथ देने के लिए अब एक नाम और जुड़ना चाहिए कि खानकाहों दरगाहों से भी अन्ना हजारे की आवाज पर, जनरल वी.के. सिंह की आवाज पर सूफी और संत उठे हैं। आपको बताना चाहूंगा, हर राजा का राजपाट, हर बादशाह की बादशाह सूफी संतों की दुआओं और आशीर्वाद से चला है, चाहे वो अकबर का जमाना हो, चाहे किसी और राजा का राजपाट का जमाना हो। आपको मालूम होना चाहिए हर सूफी संत के आशीर्वाद और दुआ की जरूरत रही है, लेकिन यहाँ पर हम दुआ और आशीर्वाद के साथ साथ अन्ना हजारे जी जीवन समर्पित है देश को दोबारा आजाद कराने के लिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 120 करोड़ जनता है। आपने आवाज पंजाब के बहादुरों को दिया, रात का समय है, इनको चाहिए कि घर में बैठ करके रोटी तोड़ते, मगर आपने आवाज दी, जनरल वी.के. सिंह ने आवाज दी, तो अपने आराम और चैन को छोड़कर ये जनता अंधेरे उजाले में बैठ करके आपको नई रोशनी देने के लिए आई है कि जब चाहो आवाज दो, हम आपके साथ हैं। आज आपके नाम पर इनकलाब जिंदाबाद, आपके नाम पर ये मरने मिटने पे आमादा है। यकीन है कि पंजाब का ये बहादुर नौजवान, ये बहादुर योद्धा, ये बहादुर वीर, जिनकी माओ से इन्होंने जन्म लिया, उस माँ के दूध को पीकर इन्होंने हमेशा बहादुर बनकर देश की आन और शान के लिए कुर्बानी देना गवारा समझा है। फिर आपने पुकारा है दोबारा अपनों से आजाद कराने के लिए। वो दिन दूर नहीं है जब पंजाब के दौरे के बाद, दिल्ली में 5 महीने के बाद
जब जन संसद बुलाएंगे उसमें पंजाब से सबसे बड़ा योगदान रहेगा। इससे हमें यकीन है और हमें उम्मीद है कि हम और आप को एक अन्ना हजारे ने कई अन्ना हजारे बना दिया। हमें अब आपको ये सोचना है कि अन्ना हजारे आए या ना आए, मगर उनका मिशन आता रहे, उनकी मुहिम आती रहे, उनका आंदोलन चलता रहे। हिंदुस्तान के तमाम लोगों को यह खबर यहां से चली जानी चाहिए कि कल के बाद, परसों के बाद ऐसी ऐसी रैलियां निकाले, ऐसा ऐसा काफिला निकाले, ऐसा ऐसा कारवा निकाले, ताकि दूसरे मजबूर हो जाएं कि अन्ना तो कहीं और है, मगर अन्ना वाले तो यहां हजारों की तादाद में नजर आ रहे हैं। हमें और आपको इस बात का संकल्प लेना है, इस बात के बारे में सोचना है। हमें और आपको जरूरत है, और ये मिशन आपका मिशन है, ये यात्रा आपकी यात्रा है, ये आंदोलन आपका आंदोलन है, ये मुहिम आपकी मुहिम है। अन्ना हजारे ने आवाज दी, मगर मसाइल आपके हैं। आप खड़े हुए तो ये मसले हल हो गए, आप आ गए तो आपके दुख दर्द दूर हो गए। हमें और अन्ना हजारे को क्या लेना देना, संतोष भारती और जनरल वीके सिंह साहब को क्या लेना देना, मगर लेना देना ये है कि जब मालिक के घर जाएंगे तो उसने वो पूछा होगा कि ये बता, वो पूछेगा कि ये बंदे, मैंने तुझे दुनिया में पैदा किया था इसलिए नहीं कि अपने आराम और आसाइश को। इंसान वो है जो दूसरों के दुख दर्द में काम आए, वो इंसान है। वरना उससे तो बेहतर जानवर भी हैं जो खेत में जाकर अपना पेट भर लेते हैं, दूसरे के लिए नहीं सोचते। लेकिन इंसान वो है कि भूखा रहे मगर जमाने को भूखा न रखे। इस बात का उदाहरण है कि आप देखें पीरों फकीरों गुरुद्वारों में लंगर क्यों चलता है, भंडारा क्यों चलता है। गरीब आए, अमीर आए, दुखियारी आए, दर्दमंद आए, पेट भर के खाना खा के जाए। आज ये मुहिम उन्हीं पीरों फकीरों का है, उन्हीं सूफी संतों का है। एक तरफ संत अन्ना हजारे जो हृदय से संत, लिबास से संत नहीं होता, कपड़े से संत नहीं होता, संत मन से होता है। और सबसे बड़ी संतगिरी, सबसे बड़ा सूफीज़म तस्बीह, माला, नमाज, पूजा पाठ नहीं है। तमाम उम्र वो पूजा पाठ करता रहा, तमाम जीवन खुदा की इबादत में लगाए रहा, लेकिन उसके दरवाजे से भूखे आए और भूखे चले गए तो उसकी इबादत, उसकी पूजा वो मालिक जिसके हम सब बंदे हैं मुंह पे मार देगा। और उसने इबादत न की, बल्कि इबादत में बैठा था, पूजा पाठ में बैठा था। लेकिन जब किसी भूखे ने, किसी गरीब ने, किसी दुखियारी दर्दमंद ने आवाज दी और उस आवाज पर आकर उसके दर्द में हाथ मिला करके उसके दर्द को बांट लिया, तो अल्लाह कहेगा, ए बंदे तेरी इस अदा को मैं पसंद करता हूं, तू वाकई सूफी हो गया, वाकई संत हो गया। तो ऐसी मुहिम लेकर अन्ना हजारे, ऐसी मुहिम लेकर जनरल वीके सिंह, ऐसी मुहिम लेकर संतोष भारती, और उसमें एक अदना सा सूफी जिलानी, ये आपका सेवक पूरा जीवन समर्पित करने का ऐलान करता है उस धरती से जिस धरती की आजादी का ऐलान हुआ था। मैं आप लोगों की तरफ से अन्ना हजारे को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि उठ करके देख लीजिए, ये बैठ करके जनता सुनने वाली नहीं है, बल्कि खड़े होकर आपको बताना चाहती है कि आप आवाज दीजिएगा। अगले 5 महीने के बाद जब दिल्ली की धरती पर जन संसद बुलाएंगे तो एक एक बच्चा इस नगरी से आपकी आवाज पर हाथों में तिरंगा लिए हुए भ्रष्टाचार करप्शन के खिलाफ, और ऐसी पार्टियां जिन पार्टियों से देश की जनता का भला नहीं हो सकता, उनके खिलाफ आपकी आवाज पर आवाज देते हुए मर मिटने पर आमादा होगी। देश की जनता, इस नगरी की जनता, जहां से उस जमाने में आजादी का ऐलान किया गया था, मैं आपकी तरफ से वकालत कर रहा हूं, खड़े होकर ऐलान करके आवाज बुलंद बता दीजिए, अन्ना जी आवाज दो, जब दिल्ली बुलाओ हम सब मौजूद हैं, बता दीजिए खड़े होकर के, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, गणतंत्र यात्रा जिंदाबाद, जनरल वीके सिंह अन्ना हजारे जिंदाबाद, संतोष भारती देश की जनता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अन्ना हजारे जनरल वीके सिंह। माननीय श्री अन्ना जी,
सूफी जिलानी जी, संतोष जी, यहाँ पर बैठे मंच पर सभी सम्मानित और सबसे सम्मानित यहाँ की ये जनता जो यहाँ पर इस मुहिम में शामिल होने आई है, इस जनता को मैं नमन करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज आप जिस तरीके से बैठे हुए हैं और इतना आपने इंतजार किया है, उससे मुझे एक चीज का पता लगा कि यहाँ के लोगों में वही ललक है, वही धैर्य है, वही वीरता है जो आजादी की लड़ाई के टाइम यहाँ की भूमि से निकली। ये तो शहीदों की जमीन है और उन शहीदों का कुछ न कुछ असर तो आप सबके ऊपर होगा। मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी और आप सबको उनसे सीख लेने की एक प्रेरणा देता हूं ताकि आप उनके नक्शे कदम पर चल सकें। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? आज जो देश के हालात हैं वो आप सब जानते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी ने कहा कि 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए और इसके बाद कुछ घोटाले अभी क्यू के अंदर खड़े हुए आने के लिए। इसी तरीके से आप कहीं चले जाओ, आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मिलता है। बेरोजगारी है। जिस उम्र में लोगों को काम मिलना चाहिए उसके अंदर 30 करोड़ ऐसे हैं जिनको कोई काम नहीं है। हमारी युवाओं के लिए जो शिक्षा है वो ऐसी हो गई है कि आपको डिग्री तो मिल सकती है आसानी से, नौकरी नहीं मिल सकती। हमारे अर्थशास्त्री इतने तगड़े हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि जहां पर यूएन कहता है कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए $2 होने चाहिए, यानी कि 100 रुपए के करीब, वो कहते हैं 32 रुपए में गरीब आदमी काम चला सकता है। सब जगह देखो वहां पर सब कुछ चरमरा गया है और इसलिए हमने निश्चय किया कि भ्रष्टाचार के साथ साथ एक व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। एक ऐसी व्यवस्था लाने की जरूरत है जिसमें सही रूप के अंदर प्रजातंत्र हो। प्रजातंत्र जब हमारा बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें कहा गया था वी द पीपल, हम लोग। लेकिन वी द पीपल आज कहां गए? आपकी कोई सुनवाई है? आप कहीं चले जाओ, आपके इलेक्शंस में क्या होता है आपको पता है। या तो वोट खरीदी जाती है, या लोगों को डराया जाता है, या उनको बांटा जाता है। तो कैसा प्रजातंत्र है ये? अगर हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमको इसी तरीके से घुट घुट कर जीना पड़ेगा। और आपसे मैं एक सवाल करता हूं, क्या आप इस तरीके से इस व्यवस्था में घुट घुट कर जीना चाहते हैं? चाहते हैं? मुझे लगता है चाहते हैं। दुरुस्त बात है। अगर नहीं चाहते हैं तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हमको संगठित होना पड़ेगा। पहले हमको अंग्रेज जो है वो बांटते थे, उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड और रूल की। आज हमारे ही अंग्रेज हमको बांटते हैं। जो राजनीतिज्ञ हैं वो आपको जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर बांटते हैं ताकि उनको वोट मिल सके। याद रखिए, ये 5 उंगलियां जब अलग अलग होती है तो तोड़ी जा सकती हैं। जिस दिन ये इकट्ठी होकर मुट्ठी बन जाती है तो आप दूसरों को तोड़ सकते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिए। ये संगठन की शक्ति है।
जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम एक आवाज में नहीं बोलेंगे, जब तक हम धर्म का, जाति का, वर्ग का, किसी भी तरीके का जो बंटना है उसके अंदर नहीं बटेंगे, तब जाकर हमें वो शक्ति मिलेगी जिससे हम इस देश को बदल सकें। हमारा इतिहास कहता है कि हमारे देश में जितने भी आक्रमण हुए, जितने भी हमलावर आए, जो कि पंजाब के रास्ते से आए, पंजाब के लोगों ने उनका बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, कोई भी आक्रमणकारी, कोई भी हमलावर सफल नहीं हुआ अपनी ताकत से। वो तब सफल हुआ जब हमारे लोगों ने अपने ही लोगों के साथ दगा किया, जब हमारे लोगों ने उनकी मदद की। आज शायद ऐसा ही हो रहा है कि हमारे ही लोग हमारे साथ दगा कर रहे हैं, और इसीलिए ऐसा लगने लगा है कि देश का भविष्य खतरे में है, और उसका आसार साफ नजर आता है। अगर 1990 के अंदर 50 जिलों के अंदर नक्सलवाद था, आज 272 जिलों के अंदर नक्सलवाद है। और इसके अंदर मैं वो जिले नहीं गिन रहा हूं जिनके अंदर कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं होती है, जहां कोई ऐसी वारदात नहीं होती है जिससे इन जिलों को नक्सलवाद के अंदर गिना जाए। तो क्या भविष्य है अगर इसी तरीके से हमारे देश में असमानता बढ़ती रही, इसी तरीके से गरीब और अमीर के बीच में फासला बढ़ता रहा, तो एक दिन वो आएगा जब 600 से ज्यादा जिलों के अंदर नक्सलवाद होगा और ये देश टूट जाएगा। तो इस भविष्य को अगर आपने संभालना है, इस भविष्य में अगर आपने अपने बच्चों की चिंता करनी है, इस भविष्य में अगर आपने देखना है कि आपका परिवार आगे फलता फूलता रहे, तो आपको कमर कसनी पड़ेगी, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा, ताकि हम व्यवस्था के अंदर परिवर्तन ला सकें। और पूर्व सेनाध्यक्ष होने के नाते में एक चीज बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन सब चीजों का हल है, इन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है, एक समय सीमा के अंदर ठीक किया जा सकता है। हम सबको रोटी दे सकते हैं, हम सबकी बेरोजगारी हटा सकते हैं, हम सबको सही शिक्षा दे सकते हैं, हम हर घर के अंदर बिजली ला सकते हैं, साफ पानी दे सकते हैं, किसानों की उनकी सही लागत दे सकते हैं। ये सब कुछ मुमकिन है, सिर्फ अच्छे आदमियों की जरूरत है, और वो अच्छे आदमी आप सबके अंदर है। हमारे देश में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, सब कुछ हो सकता है, हमें किसी विदेशी ताकत की जरूरत नहीं है, हमें किसी विदेशी कंपनी की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। जो लोग एफडीआई की बात करते हैं वो अमूल को भूल जाते हैं। अमूल आज कितना सक्सेसफुल है, कितना सफल है, वो अपना प्रयोग है। अगर उसी को हम करते तो हमें एफडीआई की जरूरत नहीं है, किसी वॉलमार्ट, के-मार्ट की जरूरत नहीं है। आपको पता है पेप्सिको ने क्या पंजाब में किया? एक साल तो आपसे फसल ली, दूसरे साल बोला कि आपका टमाटर जो है उतना मीठा नहीं है, उस साइज का नहीं है, लेना बंद कर दिया। ये सब विदेशी कंपनियां यही करेंगी। इनका काम है आपसे अपने आप के लिए फायदा उठाना। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था देश को नहीं चाहिए। इस तरह का अर्थव्यवस्था सिर्फ महंगाई लाता है। आज आपका जो पेट्रोल और डीजल आपको मिलता है उसके अंदर 40 रुपए का टैक्स है, और इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल बांग्लादेश और पाकिस्तान से महंगा है। वही पेट्रोल और डीजल बाकी और जगह पर और भी सस्ता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई वजह नहीं है जिससे कि हम अपने देश को ठीक ना कर सकें। सिर्फ जरूरत है आप सबकी। तो अगर आप सब इसमें साथ देने को तैयार है तो बोलिए, है तैयार? आवाज से नहीं पता चलता कि तैयार है? तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो यात्रा हमारी है वो आप लोगों को जगाने के लिए आपकी लड़ाई है। इस लड़ाई का मतलब है कि हम इकट्ठे होकर ऐसी आवाज लगाएं, हमारे आवाज से
सब कुछ हिल जाए और हम उस व्यवस्था को ला सके जो हमारे लिए फलदायक है, हमारे लिए अच्छी है। और इसलिए इस यात्रा के अंदर हमने निश्चय किया कि 5 महीने के बाद हम सब इकट्ठे होंगे दिल्ली के अंदर एक जन संसद के तौर पर, जनता की संसद, जिसमें जनता फैसला करेगी कि हमने देश को क्या दिशा देनी है, क्या दशा देनी है। और इसके लिए सितंबर के पहले हफ्ते में आप सब वहां पर आइए और आपकी जो शहीद भूमि से जो आवाज निकलेगी उससे पता चलेगा कि हम आगे क्या करेंगे। ये जरूरी है। और एक चीज और याद रखिए, आपके यहाँ आए हैं ये सिर्फ एक दिन का रिश्ता नहीं है, बार बार आएंगे ये देखने के लिए कि इस दिन का आपके ऊपर क्या असर पड़ा है। इसलिए इस इतवार से हर एक जगह पर फेरी लगाइए, लोगों को जोड़िए, लोगों को जगाइए, लोगों को बताइए कि हमें व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत क्यों है, हमें बदलाव की जरूरत क्यों है, हमें अपना भविष्य उज्जवल करने की जरूरत क्यों है, ताकि और लोग आपके साथ जुड़े। जितने जुड़ेंगे उतना हमारा संगठन मजबूत होगा, उतनी हमारी आवाज मजबूत होगी। तो इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगाकर बताएंगे कि आप तैयार हैं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। तो इनकलाब आएगा अगर आप इसमें शामिल होंगे। जय हिंद। सभी मेरे भाई और बहनों, अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया बहुत बड़ा काम है, हमें लगता है बहुत छोटा काम है। गांधी जी, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था बलशाली भारत, तो संदेश दिया था कि बलशाली भारत का सपना पूरा करना है तो देश बदलने के लिए पहले गांव बदलना होगा। जब तक गांव नहीं बदलते तब तक देश नहीं बदलेगा। वो काम जो हो रहा है यहाँ, वो मुझे महत्वपूर्ण लगता है। आज जय भूमि से, जय भूमि के बारे में काफी सुना था। आज मुझे सौभाग्य मिला कि शहीद भूमि को वंदन करने का मुझे मौका मिला। जिन कार्यकर्ताओं ने प्रयोग किया, जैसे नेचुरल फार्मिंग, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, ना पेस्टिसाइड, ऐसे गुड़ और कई पदार्थ जो बना रहे वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारी बीमारियां बढ़ रही है, उसका कारण बहुत से हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का पूरा यूज कर रहे हैं। इसके कारण हमारी बीमारियां बढ़ रही है। ये देखने में बहुत छोटा काम लगता है, पर देश के लिए बहुत बड़ा काम यहाँ जो हो रहा है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये बताया गया कि अभी जैसे नेचुरल फार्मिंग के बारे में भी देश में बदलाव आना, हम लोग ये सोचते हैं सिर्फ करप्शन नहीं, करप्शन के साथ साथ, भ्रष्टाचार के साथ साथ किसानों के प्रश्न है, मजदूरों के प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र का अनवधि कारोबार है, असंख्य प्रश्न है। ये प्रश्न को छुड़ाने के लिए जन संगठन, उस काम के लिए हम घूम रहे हैं। आखिर देश की स्थिति क्यों बन गई, ये हालत क्यों बन गई, ये हालत बन गई, इसके लिए कई कारण है, लेकिन महत्वपूर्ण कारण है कि इस देश को बनाने के लिए ये हमारी संसद है, विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा में सही प्लानिंग करके अमल किया तो ये देश बदल सकता है। लेकिन आज कमी है वो इसी बात की है। और कमी क्यों रह गई, कमी रह गई इसका कारण ये है, दो कारण है। पक्ष और पार्टियां टिकट देते समय सही लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं। बुड्ढा को टिकट दे रहे हैं, भ्रष्ट लोगों को टिकट दे रहे हैं, व्यभिचारी लोगों को टिकट दे रहे हैं,
और ऐसे लोग जब संसद में जाएंगे तो क्या होगा देश का? एक तो पक्ष और पार्टी का दोष है और दूसरा हमारा दोष है, हम वोटर का दोष है। हम वोट देते समय चारित्र्यशील लोगों को देखकर वोट करना चाहिए। वो ना करने के कारण, रिश्वत लेकर वोट करने के कारण ये गुंडा लोग अंदर जा रहे हैं और ये गुंडा लोग अंदर जाने के कारण ये देश की हालत बन गई। सेवा भाव जो होना चाहिए वो नहीं रहा, इसलिए हम घूम रहे देश में। देश को बदलना है तो जब तक संसद में, विधानसभा और लोकसभा में चारित्र्यशील लोग नहीं जाएंगे तब तक देश में बदलाव नहीं आएगा। तब तक ये गुंडागर्दी चलते रहेगी, लूट चलते रहेगी। अरे 150 साल में अंग्रेजों ने इस देश को नहीं लूटा, इतना हमारे लोग लूट रहे हैं देश को। जो 150 साल में अंग्रेजों ने नहीं लूटा था, हमारे लोग लूट रहे हैं। इसका कारण अंदर गए हुए लोग, उसमें से बहुत से लोग, ऐसे लोगों को हम भेजा वहाँ जो भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, व्यभिचारी है, बहुत से लोग अंदर गए। इसको हमें बदलना है। कैसे बदलेगा? आगे के लिए हम कार्यकर्ता, जैसे जनरल साहब ने आपको बताया कि हम लोग सब मिलकर संगठित होकर ये लड़ाई लड़नी है। क्या लड़ाई लड़नी है? तो लोगों को ये जगाना चाहिए कि भारत माँ की कसम लेकर मैं सौगंध करता हूँ। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की, उनकी सौगंध लेकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आने वाले इलेक्शन में कोई भी रिश्वत लेकर वोटिंग नहीं करूँगा। ये सौगंध खाना है हर एक ने। आज तो हम कई लोग, मैं देखता हूँ शराब के बॉटल सामने दिखाई देता तभी वोटिंग करता। इसके कारण गुंडा लोग अंदर जा रहे हैं। अरे क्या भगत सिंह के बलिदान की ये कीमत है? शराब की बोतल, 500 के नोट, 1000 के नोट, ये बलिदान की कीमत कर रहे हैं हम लोग। इसलिए ये जगाना है लोगों को। इसलिए हम लोग बाहर पड़े, वो इसीलिए कर पड़े तो लोगों को जगाओ। कोई भी रिश्वत लेकर हम वोटिंग नहीं करेंगे। चारित्र्यशील लोगों को ही भेजेंगे अंदर, सिर्फ चारित्र्यशील। ऐसे चारित्र्यशील लोग अंदर गए तो ही देश में बदलाव आएगा। अभी आप देख रहे हैं, एक तो हमें ये पता नहीं चला कि हम मालिक है देश के, यही पता नहीं चला हमें। अरे 26 जनवरी 1950 जिस दिन प्रजासत्ताक दिन मनाया हम, उस दिन प्रजा की सत्ता आ गई देश में, प्रजा मालिक बन गए देश में। इसी के कारण तो चुनाव के टाइम पर हर उम्मीदवार आता है हाथ जोड़कर, क्या कहता है? मतदार राजा, सेवा करने का मौका दीजिए। राजा बोलता ना, राजा बोलता है तो सबको, वोटर को राजा बोलता है। वो राजा है ना। 26 जनवरी 1950 में वो राजा बन गया, लेकिन राजा को ये पता ही नहीं चला कि मैं राजा बन गया। राजा ने क्या किया? अपना सेवक भेजा, राज्य के लिए एमएलए और सेंट्रल के लिए एमपी। सेवक बोल के भेजा इनको कि हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है, आप हमारे सेवक बनकर जाइए और हमारे तिजोरी का सही प्लानिंग करिए। और ये देश कानून पे आधार पर चला देश है, इसमें सशक्त कानून बनाओ। आज हमारे एक छात्रा पर रेप हो गई, क्या सरकार 10, 15, 20 साल पहले ऐसे कानून बनाते कि ऐसे लड़के पर कोई भी रेप होगी तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी? ये अगर कानून बनते, ऐसे कानून अगर सरकार ने बनाए होते तो क्या इनकी हिम्मत होती? लेकिन कानून नहीं बनाए, सशक्त कानून नहीं बनाए, ना बना रहे। इसीलिए आज आज़ादी के 65 साल बीत गए। सत्ता का परिवर्तन तो हम 5-5 साल में करते आए। 5 साल के बाद सत्ता बदल गई,
ये सत्ता से वो एक सत्ता बदल गई, दूसरी आ गई, दूसरी बदल गई, तीसरी आ गई। पहले सत्ता ने ग्रेजुएशन किया और दूसरी सत्ता डॉक्टरेट बन गई करप्शन में। क्या बदलाव है? सत्ता परिवर्तन होकर काम नहीं चलेगा। आगे के लिए हमें व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। व्यवस्था परिवर्तन, जैसे करप्शन के लिए हम लड़ रहे हैं, जन लोकपाल लाओ, सरकार बार 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 धोखाधड़ी कर रही है। ज्वाइंट कमेटी में धोखाधड़ी, कैबिनेट के सामने धोखाधड़ी, स्टैंडिंग कमेटी में धोखाधड़ी, संसद में धोखाधड़ी। संसद में डिसीजन हो गया कि हम सब क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर जन लोकपाल के लिए दायरे में लाने के लिए तैयार। प्राइम मिनिस्टर ने लिख कर दिया कि हम ये लाने के लिए तैयार है। क्लास 1, 2, 3, 4 जन लोकपाल के दायरे में लाएंगे। हर राज्य में लोकायुक्त बिल लाएंगे और जनता की सनद ये हम पास करने के लिए तैयार हैं कि हर दफ्तर के बाहर बोर्ड होगा, जनता का काम कितना दिन में करना है, और वो दफ्तर में ये बताया जाएगा कि हम इतना दिन में काम करने वाले हैं। नहीं किया तो उनको फाइन, उनके पेमेंट से काटना। ये मान लिया प्राइम मिनिस्टर ने। संसद में सर्वसम्मति से ठराव भी पास हो गया और अभी 2 साल हो गए कर नहीं रहे, नहीं कर रहे। क्यों? जन लोकपाल अगर ला गया तो इनके 15 मंत्री तो जेल में होंगे, 15 मंत्री जेल में होंगे। ऐसे लेंगे। और संसद में 163 लोग दागी बैठे हैं, तो क्या ऐसा कानून बनाएंगे जो दागी बैठे हैं? ऐसे दागी लोग के सशक्त कानून कैसे बनाएंगे? हम कई सालों से कह रहे हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट में कई ऑफिसर अच्छे काम करते हैं, कई लोगों को छोड़ दो तो, लेकिन सरकार का नियंत्रण होने के कारण, सरकार का सीबीआई पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण चुप बैठने तो कान काटेगा, ऐसी स्थिति है। क्या करेंगे? इसीलिए हमारा कहना है कि सिर्फ सरकार बदल कर नहीं होगा, सत्ता बदल कर नहीं होगा, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे लोग जन लोकपाल है, अभी बहुत लोग पूछते हैं जन लोकपाल आ गया तो क्या 100% करप्शन खत्म होगा? नहीं। जन लोकपाल हम लोग चाहते हैं ऐसा जन लोकपाल आ गया तो 60-65% करप्शन को ब्रेक लगेगा। 60% गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। उसके बाद जो करप्शन हमें खत्म करना है, उसके बाद है राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिजेक्ट। आज जो गुंडा लोग अंदर जा रहे हैं, हमारा कहना है 4 उम्मीदवार खड़े हैं, वोटर जाता है वोटिंग के लिए, देखता है बैलेट पेपर पर, अरे ये तो चारों भी गुंडा है, तो मैं वोट किसको देना? उसके सामने प्रश्न है। हमारा कहना है वोटर के लिए एक भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, आखिरी चिन्ह डाल दो, ना पसंदती, आखिरी चिन्ह। 4 उम्मीदवार खड़े हैं, 5वां चिन्ह डाल दो वोटर के लिए, ना पसंदती। अब वोटर देखेगा ये 4 पसंद नहीं है मुझे, ना पसंदती पर मोहर लगाएगा। और 4 उम्मीदवार से ना पसंदती पर ज्यादा मोहर लग गया, इलेक्शन कैंसल, फिर इलेक्शन ले लो, बंटवारा करो। पैसा कहाँ तक करते हैं? 6-6 करोड़, 8-8 करोड़ रुपया, 8 करोड़ रुपया पानी में गया तो उम्मीदवार का दिमाग जगह पर आ जाएगा। और जो इलेक्शन कैंसल होगा उन उम्मीदवारों को फिर से खड़ा होने की इजाजत नहीं। कानून बनाओ तो पक्ष और पार्टी गुंडा को टिकट देगी नहीं, लुटारों को टिकट देगी नहीं। ये करना है हम आगे। राइट टू रिजेक्ट, कॉपी डिले। किसानों के प्रश्न है, क्या हालत है किसानों के आज? माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। 65 साल के बाद कृषि प्रधान भारत देश में
माल खाए मदर और नाच करे बंदर, ऐसे किसानों की हालत है। इसको हमें बदलना पड़ेगा। ये सब बदल सकते हैं, इसकी चाबी आपके हाथ में है। देश का जो वोटर है उसके हाथ में चाबी है। सिर्फ अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, इतना कहकर नहीं होगा। कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ, अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, घोषणा लगती है, पीछे लौटकर देखता तो कोई नहीं। अकेला अन्ना हजारे से काम नहीं होगा। ये सब बदलाव की चाबी वोटर के हाथ में है। मतदार राजा है इस देश का। राजा बदल सकता है। ये सब बातों को राजा बदल सकता है, वो राजा है। क्या बदल लाना है? सिर्फ मतदारों ने एक तय करना है आगे के लिए कि मैं भ्रष्ट लोगों को वोटिंग नहीं करूंगा, गुंडा को वोटिंग नहीं करूंगा, जो लुटा हुए उसको वोटिंग नहीं करेगा। बस इतना किया ना वोटर ने, देश के वोटर ने इतना सोचकर अच्छे लोगों को संसद में अगर भेजा तो परिवर्तन आएगा। लोकपाल का कानून बनेगा, राइट टू रिजेक्ट का कानून बनेगा, किसानों के लिए जो क्या हम जो चाहते हैं वैसे कानून बनेंगे। लेकिन मतदारों ने अच्छे लोगों को अंदर भेजा। हम तो ये चाहते हैं जनतंत्र। पक्षाघात पार्टी के बारे में संविधान ने कहाँ बताया? ऐसे संविधान कहाँ कह रहा है कि पक्ष के लोगों ने इकट्ठा आना, फिर एक पक्ष निकालना और फिर खड़ा होना, ये कहाँ बताया? हमारा संविधान ये कह रहा है जनतंत्र में जनता ने अपना 40% कैंडिडेट खड़ा करना, जनता ने, और जनता ने संगठित होकर उसको वोटिंग करके संसद में भेजना। तो सत्ताधार में बैठने दो या विरोधक में बैठने दो, परवाह नहीं। अच्छे लोग गए तो सशक्त कानून बनेगा। अभी काले धन के बारे में बताए थे, काले धन, विदेश का काला धन। अरे विदेश का काला धन तो हमें लाना ही है, लेकिन हमारे देश में पक्ष और पार्टियां काला धन निर्माण कर रहे हैं, इसके तरफ हम देख नहीं रहे। इसके बारे में सोचना है। आप कहाँ तक जानते हैं मुझे पता नहीं। सभी पक्ष और पार्टी ने इकट्ठा आकर एक निर्णय लिया, हमें जो इलेक्शन के लिए डोनेशन मिलता है, चुनाव के लिए जो डोनेशन मिलता है, उस डोनेशन से 20,000 रुपये का हिसाब, 20,000 तक हिसाब किसी को देना नहीं। सब पक्ष और पार्टी इकट्ठा आकर तो निर्णय लिया कि 20,000 रुपये तक का हिसाब किसी को देना नहीं। अरे 1 रुपये का हिसाब भी क्यों नहीं देना? ऐसे निर्णय लेने का क्या वजह है कि 20,000 रुपये तक का हिसाब नहीं देना? और आज क्या होता है, बड़े बड़े उद्योगपति से लाख करोड़ रुपए डोनेशन लेते हैं, उसका 20-20 हजार के टुकड़े बना देते हैं। 20-20 हजार के टुकड़े, क्यों? हिसाब नहीं देना ना। और हर टुकड़ों को फिर ये नाम देते हैं, बोगस नाम, नार्या, गोम्या, चिम्या, दागा, राम्या, और ये ब्लैक मनी इधर व्हाइट होता है हमारे देश में। इसलिए मतदार जागरूक होना चाहिए। जागरूक मतदार यही लोकशाही का आधार है। आज देख रहे हैं युवा शक्ति हमारी राष्ट्रीय शक्ति है बोलते हैं, और हर कॉलेज में युवकों के पक्ष और पार्टियों ने ग्रुप बना दिए, आपस में लड़ा रहे। युवा शक्ति एक राष्ट्रीय शक्ति है। गांधी जी कहते हैं कि देश बदलना तो गांव बदलना। हर गांव में 2, 3, 4, 5 पक्ष के ग्रुप बन गए और गांव वालों को लड़ा रहे आपस में। कि जब तक गांव नहीं बनेगा तब देश नहीं बनेगा। उस गांव में सब लड़ाई चल रही। आज घरानाशाही कहाँ से निर्माण हो रही है? घरानाशाही, पक्ष और पार्टी। ये घरानाशाही इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। गणतंत्र रहेगा नहीं, लोकशाही रहेगी नहीं, ये घरानाशाही आदेश। इसलिए समय काफी होगा, मैं ज्यादा ना कहूँगा, लेकिन मेरी विनती है, अभी दत्ता साहब इधर है, कार्यकर्ता अच्छे हैं, आप लोग, लेकिन सिर्फ जयतु का एक एरिया नहीं, हमें देश में काम करना है, देश को जगाना है।
और अगर देश में ये जागृति आ गई, मतदार राजा अगर जाग गया तो देश में परिवर्तन आएगा। और समय ज़्यादा दूर नहीं है। अभी देश 16 अगस्त 2011 देश जग गया है। अभी वातावरण बड़ा अच्छा है। मैं ढूंढता हूँ देश में, इतना अच्छा वातावरण है। अभी यही मौका है हमें देश को बदलने के लिए। अभी नहीं तो कभी नहीं थे। अभी यही मौका है। देश जाग गया है। अभी देश जाग गया है, उसको संगठित करना, और संगठित करते हैं ये परिवर्तन की बात, संपूर्ण परिवर्तन। अच्छा, हाँ, एक बड़े खुशी की बात मुझे मिली। ये बात सुनकर मुझे तो अभी 2 कदम आगे बढ़ने की शक्ति मिली लड़ाई के लिए। यहाँ जयपुर में ये शहीदों की भूमि है। 60 लोगों ने नाम दिए कि हम पूरा जीवन इसके लिए देने के लिए तैयार है। मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। और ये जयपुर की प्रेरणा, अभी हमें तो देश में घूमना है, पूरे देश में घूमना है। 1.5 साल घूमना है, 1.5 साल। ये कोई पैसा देता है हमें? किसी के लिए तो वोटिंग मांगना है? कोई किसी से मांगना नहीं, कोई किसी का लेना नहीं, सिर्फ समाज और देश की भलाई, बस, सामने कुछ नहीं। क्यों? हम लोग व्रत लिया जीवन में, हम जीवन में व्रत लिया, जब तक जीना है समाज और देश के लिए जीना, और जिस दिन मरना है समाज और देश के लिए मरना, ये व्रत ले लिया हमने। इसलिए मृत्यु हथेली पर लेकर घूम रहा हूं। मृत्यु हथेली पर है। 30 साल से लड़ रहा हूं बुड्ढा के साथ, 30 साल हो गए। 30 साल से लड़ रहा हूं, मृत्यु हथेली पर है, मृत्यु का भय नहीं। अरे हम तो ये सोच रहे, हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। ऐसे मृत्यु आने के बजाय समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि देश और समाज के भलाई के लिए ये हमारा सौभाग्य होगा। मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु आते रहे। अभी 2 बार तो मुझे 30 लाख रुपए की सुपारी दिया मंत्रियों ने मारने की। 30 लाख रुपए की सुपारी 2 बार, 2 टाइम कि अन्ना को मर्डर करना। 30 लाख रुपए की सुपारी दिया, लेकिन मारने वाला बोला अन्ना के साथ में जो अपने आप बता रहे ना, उनको हम मारते हैं लेकिन अन्ना को नहीं मारेंगे। वो फकीर आदमी है, समय से है, उसको क्यों मारना? इसीलिए कार्यकर्ता ने इस बात को सोचना, जिन कार्यकर्ता का शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, निष्कलंक जीवन है, जीवन में कुछ त्याग है और अपमान करने की शक्ति है, ये गुण अपने अगर है ना कार्यकर्ता में, तो भगवान आपके पीछे खड़ा हो जाता है रक्षा करने के लिए। भगवान ही आपकी रक्षा करता है। ये तो मुझे ये सब दिखाई दे रहा है कि इतना बार मुझे कोशिश हुआ, मेरे ऊपर कई मंत्रियों ने 11 जगह पर कोर्ट में दावे लगाए, 11 जगह पर। एक तो मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं। जब मैं सोचा जीवन समाज के लिए, देश के लिए देना है, मैं खुद के घर में गया नहीं 40 साल से। मेरे 3 भाई हैं, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, बैंक बैलेंस नहीं, कहीं पर बैंक बैलेंस नहीं। ये सोचकर मंत्रियों ने 11 जगह पर कोर्ट में मेरे ऊपर दावे लगाए और 10 वकील लोग मेरे बाजू से 1 रुपया ना लेकर लड़ रहे। 1 रुपया नहीं लेते। ये उसकी लीला है, उसकी कृपा है। तो मेरा विनती है, आप यहाँ जो जयपुर में हम आने का सौभाग्य मिला, यहाँ जो कार्य करते हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं आज 60 लोग आगे आ गए। ये 60 लोगों में, और यहाँ जो खड़े हैं युवा शक्ति जो राष्ट्र शक्ति है, मेरी उनसे विनती है 60 लोग आगे आए जिनकी शादी नहीं हुई है,
उनको मेरा संदेश नहीं कि अन्ना हजारे ने शादी नहीं किया, ऐसे आप भी मत करो। शादी करो, परिवार चलाओ, एक दूसरे बच्चों को जन्म दे। ये व्रत इतना आसान नहीं है, तलवार के धार पर चलने से कठिन है। अरे विश्वामित्र को धोखा दिया ये मन ने, विश्वामित्र हम तो सामान्य लोग, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ 75 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग। इसके कारण गुंडा से लड़ रहा है, कुछ कर नहीं सकते। तो मेरी विनती है, हम आप सब मिलकर इस देश को बनाएंगे। बहुत कुर्बानी हुई देश के लिए, फिर से आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए देश फिर से कुर्बानी मांग रहा है, फिर से कुर्बानी मांग रही है। हाँ, कुर्बानी मांग रहा है। तो हम जिनको जिनको लगता है कि मैं देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उन्होंने आगे आना चाहिए। मैं सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी समय हो गया, आप इतना देर से रुके हैं। मैं आप सबके लिए धन्यवाद करते हुए देर रुक जाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की।